हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा। आज आपको पुष्प और उसके भाग के बारे में हम बात करेंगे। विद्यार्थियों, हम कक्षा 11 में पौधों के वर्गीकरण को पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमने देखा था कि सबसे पहले जो पौधे पढ़े थे वो एल्गी थे, उसके बाद जो हमने पढ़े थे वो फंजाई थे, और तीसरे नंबर पर जो पौधे हमने पढ़े थे वो ब्रायोफाइट्स थे, और उसके बाद टेरिडोफाइट्स, इसके बाद जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म प्लांट्स को। एंजियोस्पर्म प्लांट्स को हम आवृतबीजी पौधे कहते हैं। आवृतबीजी पौधे यानी ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात इन पौधों की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि इनकी ओवरी डेवलप होकर फल का निर्माण करती है और उस फल में बीज बनते हैं। इनके बीज कवच से ढके रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे पुष्पीय पौधों की, और उन पुष्पीय पौधों में प्रमुख जो उनका भाग होता है वह होता है पुष्प। उस पुष्प की बात करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पुष्प क्या है। अगर हमको एक्सप्लेन करना पड़े कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लावर या पुष्प से आप क्या समझते हैं, तो देखें हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, यह रूपांतरित प्ररोह मॉडिफाइड सूट होता है। रूपांतरित प्ररोह का तात्पर्य है कि यह एक सूट का मॉडिफाइड पार्ट है जो सभी आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। आवृतबीजी पौधे अर्थात पुष्पीय पौधे, इनके अतिरिक्त किसी भी पौधे में पुष्प नहीं पाए जाते। आपसे इससे पहले हमने बताया 5 से 6 प्रकार के पौधे, उनमें किसी में भी पुष्प नहीं पाया जाता है। देखिए इसमें हमने लिखा हुआ है, इसमें पौधों के जनन अंग पाए जाते हैं, अर्थात यह पुष्प इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। यह पौधों का सबसे आकर्षक भाग होता है। अर्थात आपने देखा होगा, अगर किसी पुष्पीय पौधे को आप देखेंगे, चाहे आप गुलाब को देखें, गुड़हल को देखें, सरसों को देखें, यानी अदर प्लांट्स को भी हम देखें, तो उनमें सबसे अट्रैक्टिव पोर्शन हमें दिखाई देता है, वो उसका दिखाई देता है पुष्प। तो देखें, जानने का प्रयास करें कि पुष्प क्या है। देखें यहाँ पर हमने विद्यार्थियों एक पुष्प की संरचना को बनाया है। यहाँ पर लिखा है एलस ऑफ टिपिकल फ्लावर, एक प्रारूपिक पुष्प जो पूर्णतः विकसित होता है, उस विकसित पुष्प की संरचना को मैंने यहाँ पर बताया है, और उस संरचना को हम धीरे धीरे देखेंगे। हमने यहाँ पर 4 चीजों को हाईलाइट किया है। देखें 4 चीजें, सबसे पहले कैलिक्स, फिर देखें इधर करोला, फिर देखें यहाँ पर एंड्रोसियम, और फिर गाइनोसियम। जरा थोड़ा सा इधर देखेंगे हम। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना, एक पूर्ण पुष्प के प्रमुख 4 चक्र होते हैं। जरा देखें कौन कौन से चक्र हैं, इनको देखें। यहाँ पर हमने KCAG से लिखा है। KCAG से तात्पर्य है, देखें कैलिक्स, कैलिक्स को K से हम डिनोट करते हैं, करोला को हम C से डिनोट करते हैं, एंडोसियम को हम A से डिनोट करते हैं, गाइनोसियम को हम G से डिनोट करते हैं। इसलिए हमने इसे यहाँ पर लिखा है KCAG। जरा ध्यान से देखें विद्यार्थियों, कैलिक्स, कैलिक्स को हम हिंदी में कहते हैं बाह्य दलपुंज। कैलिक्स बाह्य दलपुंज, इसके एक यूनिट, एक भाग को हम सेपल कहते हैं, और दूसरा जो भाग है वो है करोला। करोला को हम हिंदी में दलपुंज कहते हैं। दलपुंज को हम C से डिनोट करते हैं, और इसकी एक यूनिट को हम पेटल कहते हैं। तीसरा और प्रमुख अंग यहाँ पर देखें हम, वो है एंडोसियम। एंडोसियम को हम हिंदी में उमंग कहते हैं। उमंग में हम देखते हैं बहुत सारे स्टैमेन होते हैं, अर्थात इसकी एक यूनिट को हम यहाँ पर स्टैमेन कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इसलिए बोला कि ऊपर वाले 2 जो अंग हैं वो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते, नीचे वाले ये 2 भाग मैंने लिख रखा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चौथा और लास्ट जो पार्ट है वो गाइनोसियम का है। गाइनोसियम को हम G से डिनोट करते हैं, और इसका एक भाग कार्प यानी क्रिस्टल होता है। जरा देखें
यहाँ पर इस पुष्प में इन संरचनाओं को देखें। सबसे पहले हम देखें कैलिक्स। कैलिक्स जो है यह नीचे हमको संरचना पुष्प में दिखाई दे रही है। इसके ऊपर हम बढ़ रहे हैं तो हमें दिखाई देता है करोला, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस पुष्प में रेड कलर से हमने इसको डिनोट किया है। और तीसरा भाग जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये एंडोसियम है। ये संरचना जो दिखाई दे रही है वो एंडोसियम की है। और इसके बाद हम देखते हैं वो क्या दिख रही है, नीचे फूली हुई संरचना ये दिखाई दे रही है गाइनोसियम की। जरा इन भागों को हम थोड़ा सा एक ध्यान से देखें, पढ़ें। देखें, हमने पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कैलिक्स। बेटा कैलिक्स को हम हिंदी में अभी आपको बताया बाह्य दल पुंज कहते हैं। हमने लिखा हुआ है यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। बाहरी चक्र से तात्पर्य है यह पुष्प के सबसे बाहर पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी संख्या पुष्प में 1 से लेकर कई तक होती है। ये प्रायः फ्री भी होते हैं और जुड़े हुए भी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई पुष्प कली के रूप में होता है तो ये बड़ा आसानी से उसको ढके रहते हैं, अर्थात पुष्प में ये जो है सुरक्षा का काम करते हैं। मैं लिखा हुआ है यहाँ पर ये हरे रंग की पत्ते नुमा संरचना है। पुष्प को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें सबसे पहले जो पेडिकल और थैलमस से जुड़ी हुई संरचना दिखाई देगी वो कौन सी होगी, कैलिक्स की होगी। और वो कैसी होगी, ग्रीन कलर की होगी। और इसकी एक इकाई को यहाँ पर भी देखिए हमने लिखा हुआ है सेपल कहते हैं। इकाई से तात्पर्य है जैसे ये एक इकाई है, ये दूसरी इकाई है, ऐसे ही उसमें कई इकाइयां हो सकती हैं। मैंने अभी बात की ये आपस में जुड़ी हुई भी हो सकती हैं और फ्री भी हो सकती हैं। देखें, इसकी इकाई को सेपल कहते हैं। वास्तव में यह रूपांतरित पत्ती है। मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर रूपांतरित पत्ती, अर्थात ये मॉडिफाइड लीफ है। लीफ इसलिए कहा है क्योंकि पत्तियां ही आगे चलकर बाह्य दल के रूप में विकसित हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। देखें, इसका प्रमुख कार्य मैंने लिखा है पुष्प के अन्य भागों की सुरक्षा करना। अन्य भागों से तात्पर्य यहाँ पर है करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम एंड अदर पार्ट्स। ओके, अब हम देखेंगे कि दूसरा पार्ट हमने लिखा है, दूसरा भाग हमने लिखा है करोला। जरा फ्लावर में देखें, मैंने बताया ये दिख रहे हैं लाल रंग के, ये जो पुष्प में भाग दिख रहे हैं ये सबसे अट्रैक्टिव होते हैं। किसी भी खूबसूरत पुष्प की खूबसूरती का प्रमुख कारण उसके पेटल होते हैं। पेटल से तात्पर्य है कि दल। किसी भी पुष्प में जो विभिन्न प्रकार के रंगों के दिखाई देते हैं वे दल होते हैं। जरा देखें, मैंने लिखा है यह पुष्प का दूसरा चक्र है। जरा ध्यान से देखें, यहाँ चक्र से तात्पर्य है, देखें जरा, ये सबसे बाहर की ओर होते हैं। इसके अंदर जैसे ही हम बढ़ेंगे तो हमें क्या दिखाई देंगे, ये पेटल दिखाई देंगे, कलरफुल होते हैं। किसी में रेड कलर के होते हैं, किसी में अन्य पीले या अन्य कलर के भी हो सकते हैं, पीले भी हो सकते हैं, बैंगनी भी हो सकते हैं, कई कलर्स के भी होते हैं, ये कई रंगों के होते हैं। इसकी प्रत्येक विन्यासित रचना को पेटल कहते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, इस पुष्प में आपको 3 पेटल दिख रहे हैं, 1 2 3। पेटल भी आपस में जुड़े भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। कभी कभी हम एक एक पेटल को, जैसे आप गुलाब में देखते हैं, हम निकाल कर अलग कर सकते हैं, गुड़हल में भी हम निकाल कर अलग कर सकते हैं। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें हम अलग अलग पेटल को बाहर नहीं कर सकते। देखें, इनका प्रमुख कार्य क्या है, आपने देखा होगा मधुमक्खियां जब पुष्पों पर बैठती हैं तो वहां पर पराग को ग्रहण करती हैं। और वो पराग ग्रहण करने के लिए क्यों आते हैं, आपने देखा होगा भंवरे, अन्य कीट, मधुमक्खियां, भंवरे या अन्य कीट पुष्पों पर इसलिए आते हैं क्योंकि वो उनकी गहरी प्रभावी रंगत को देखकर, उनके रंगों को देखकर उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उन पर बैठते हैं या उनके आसपास मंडराते रहते हैं। और वो कारण क्या है, वो उनसे पराग कण
उनके पैरों में चिपक जाते हैं और वो चिपके हुए परागकण किसी दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं। अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टिग्मा, जो भंवरे होते हैं जब पुष्प पे बैठते हैं तो जो उनके पैरों में परागकण लगे होते हैं वो इसके स्टिग्मा पर छोड़ देते हैं। स्टिग्मा पर एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, वो उनको अपनी ओर चिपका लेता है और ये परागकण जो है इस वर्तिका स्टाइल से होते हुए ओवरी तक आते हैं और ओवरी में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इसको हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें जान लें इनका प्रमुख कार्य क्या है। परागण की क्रिया के लिए इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। क्लियर? ये दो चीजें हमें जाननी, कैलिक्स और करोला। ये दोनों भाग ऐसे भाग हैं जो किसी भी प्रकार से हमारे जनन क्रिया में यानी रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते। मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे वाले नंबर 3 और नंबर 4 के जो जनन अंग हैं, ये नीचे 3 नंबर और 4 नंबर के जो भाग हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं, कारण ये रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ये देखेंगे उमंग, उमंग यानी अंग्रेजी में से कहते हैं एंड्रोसियम। ये पुष्प का तीसरा चक्र है, तीसरा चक्र है और इसको मेनली कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जनन अंग। नर जनन अंग नर जनन अंग है और इसकी एक इकाई को यहाँ पर भी देखें हमने लिखा हुआ है स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन को हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। स्टैमेन का काम क्या है, क्यों इसे नर जनन अंग कहा गया है? देखें जरा ध्यान से इस संरचना को देखें, ये धागे नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है? फिलामेंट है, तंतु है, इसे हम तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और इसके ऊपर जो फूली हुई संरचना हमें दिखाई दे रही है इसका नाम यहाँ पर देखें हमने लिखा हुआ है एंथर। एंथर को हिंदी में हम कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। देखें मैंने यहाँ पर लिखा है स्टैमेन में ऊपरी फूला हुआ भाग एंथर कहलाता है। एंथर में 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 2। और दोनों लोब जो है क्या करते हैं? पराग कणों का निर्माण करते हैं। मैंने लिखा है इसमें पॉलन ग्रेन्स उत्पन्न होते हैं। ये पराग कण मेल पार्ट है। क्या है? मेल गैमीट है। यही पराग कण हमारे स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। कहां पर आते हैं? स्टिग्मा तक आते हैं। विद्यार्थियों आगे हम आपको बताएंगे जब किसी एक ही पुष्प के परागकण उसी के पुष्प के स्टिग्मा तक आ जाते हैं तो इस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने ये चीज जानी कि परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? एंथर यानी परागकोश में उत्पन्न होते हैं। और ये क्या है? क्या है? ये हमारे मेल पार्ट हैं, यानी ये क्या करते हैं? जनन में भाग लेते हैं। देखेंगे इसमें जो नीचे धागे जैसी संरचना है वो कैसी होती है? पतली होती है, लंबी होती है और इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। अब हम नंबर 4 के भाग की बात करेंगे। नंबर 4 भाग क्या है? गायनोसियम। गायनोसियम को विद्यार्थियों हम हिंदी में कहते हैं जायांग। यह चौथा चक्र है। यहाँ ध्यान दें, अभी तक हमने आपको बताया कैलिक्स कौन सा है? सबसे बाहरी चक्र है। करोला कौन सा है? दूसरा चक्र है। एंड्रोसियम ये क्या है? तीसरा चक्र। अभी आपको हमने बताया एंड्रोसियम क्या है? नर जनन अंग है यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गायनोसियम क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मैंने लिखा है यहाँ ये पुष्प का मादा जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसमें होता क्या है? इसमें कार्पल्स का निर्माण होता है, यानी कार्पल इसमें एक या अधिक कार्पल यानी अंडक पाए जाते हैं। जरा देखें आप सभी लोग इसके मध्य ये भाग यहाँ से देखेंगे, ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये हमारा गायनोसियम है। जरा देखें इसकी विशेषता क्या है, इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखें। इसमें आपको मैंने दिख रहा है कि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो नीचे की ओर एक फूला हुआ भाग दिखाई देता है। यह फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? ओवरी है। ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। ओवरी को हम हिंदी में अंडाशय कहते हैं। विद्यार्थियों यही ओवरी
आगे चलकर जो है हमारे फल के निर्माण में सहायता करती है, अर्थात ये कन्वर्ट हो जाती है फल में, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इस ओवरी यानी फूले हुए भाग के अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल को हम हिंदी में बीजांड कहते हैं। ये बीज का निर्माण करता है। तो ध्यान में, नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है और अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है और जो बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। शुरुआत में हमने आपको बताया था आवृतबीजी पौधों की विशेषता होती है कि उनमें ओवरी यानी अंडाशय पाया जाता है और यह अंडाशय विद्यार्थियों फल में परिवर्तित हो जाता है और फल के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं और ये बीज कवच में बंद रहते हैं। जरा ध्यान से देखें। इसके बाद हमने लिखा है आपके, इसके ऊपर एक नली समान संरचना। जरा नली समान संरचना को ध्यान से देखें। ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को जरा ध्यान से देखें। मैंने क्या लिखा है? स्टाइल। क्या लिखा है? स्टाइल। स्टाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तिका। नली समान संरचना है। इसका काम क्या होता है? जरा अभी हमने आपको बताया था, जब परागण की क्रिया होती है, परागकण यहाँ स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो इस नलिका द्वारा ये परागकण कहाँ पर आते हैं? इस ओव्यूल के पास आते हैं और यहीं पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो इस नलिका का काम क्या है? परागकणों को वर्तिकाग्र से जो है अंडाशय में भेजना। ध्यान दें, इसके ऊपर घुंडी जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना का नाम है स्टिग्मा। स्टिग्मा को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र पर चिकना तरल पदार्थ निकलता है और यह तरल पदार्थ चिपचिपा होता है, जिससे वायु द्वारा उड़े हुए परागकण या जल द्वारा बहकर आए हुए परागकण या कीटों द्वारा छोड़े गए परागकण आसानी से स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं और यह स्टिग्मा की लेयर गल जाती है और ये पॉलन ग्रेन्स अर्थात मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन्स को हमने क्या बताया? मेल गैमीट अर्थात नर युग्मक हमारे फीमेल गैमीट के पास आ जाते हैं और यहीं पर ओवरी में फ्यूजन की क्रिया होती है, अर्थात निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। निषेचन की परिभाषा को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो आप विद्यार्थियों, आज आपने देखा कि एक टिपिकल फ्लावर यानी प्रारूपिक जो पुष्प है, उसके मुख्य रूप से जो चार भाग हैं, कैलिक्स और करोला को छोड़ दे तो हमारा जो नर जननांग और मादा जननांग है, ये हमको नर जननांग हमको नर युग्मक का निर्माण करता है और जो मादा जननांग है वह मादा युग्मक का निर्माण करता है। ये नर युग्मक और मादा युग्मक आगे समायन करके निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो है हमारे जाइगोट का निर्माण। आज हमने एक पुष्प की इस संरचना को